नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। भारत ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिंधु जल संधि पर जो रोक भारत की तरफ से लगाई गई है वो तब तक नहीं हटेगी जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, आतंकवाद के रास्ते से नहीं हटता। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में इस बात को साफ साफ पाकिस्तान को कह दिया गया है कि पिछले साल पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उस हमले के बाद जिस तरीके की स्थितियां दोनों देशों के बीच बनी, उसमें कोई ऐसी वजह नहीं है जिसके चलते भारत और पाकिस्तान के बीच जो कभी सिंधु जल समझौता हुआ था उसे जारी रखने पर दोबारा विचार किया जाए। भारत ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाली नदियों का पानी फिलहाल रोक करके रखा हुआ है। भारत की स्पष्ट नीति है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते तभी सुधर सकते हैं जब पाकिस्तान आतंकवाद से बाहर आए, आतंकवाद का रास्ता छोड़ दे। इसी शो में वंदे राष्ट्र में हमने आपको बताया था कि जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम परेशान है, बूंद बूंद पानी को तरस रही है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से वहां की सरकार की ओर से भारत को यह धमकी दी गई थी कि भारत अगर सिंधु जल समझौते का पालन नहीं करेगा तो पाकिस्तान भारत पर हमला कर देगा। आज भारत ने पलट करके उसका जवाब दिया है। भारत की स्पष्ट नीति है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। चुनना पड़ेगा पाकिस्तान को कि वो किस रास्ते पर चलना चाहता है। यही भारत की रणनीति है। भारत ने साफ कर दिया है कि एक तरफ पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है और दूसरी तरफ पानी के फायदों की उम्मीद करता है, तो ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। पाक द्वारा दी जा रही चेतावनी को भारत ने गुमराह करने की साजिश बताकर खारिज कर दिया है। भारत का मानना है कि 6 दशक पुराना समझौता आज की जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। वो दौर दूसरा था। 60 साल पहले जब ये समझौता हुआ, तब और अब में बहुत फर्क आ चुका है। पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसके चलते भारत में जिस तरीके की स्थितियां बनती हैं, वो भारत के लोग ही जानते हैं। जिस तरीके की स्थितियां मौजूदा दौर में भारत देख रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से कड़ी चेतावनी, सख्त चेतावनी और स्पष्ट नीति बताई गई है पाकिस्तान। सुनिए क्या कहा गया है। IWT stands in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Pakistan must credibly and irrevocably abjure its support for cross-border terrorism. अब सवाल इस बात का है कि भारत की ऐसी स्थिति में नई जल रणनीति क्या है? क्यों भारत पाकिस्तान को वाटर सप्लाई नहीं करना चाहता है, खास तौर से ऐसी नदियों का जल जो भारत में बड़े हिस्से को सिंचित कर सकती हैं, उसका एक बूंद पानी का हिस्सा हम नहीं लेते, पाकिस्तान तक जाता था। रक्षा मंत्रालय के बयानों के अनुसार भारत एक त्रिस्तरीय रणनीति पर काम कर रहा है। भारत अपनी किशनगंगा और रातले जैसी जल विद्युत परियोजनाओं को तेजी से पूरा कर रहा है ताकि संधि के तहत मिलने वाले पानी का अधिकतम उपयोग देश के लिए किया जा सके। भारत के सख्त रुख के कारण पाकिस्तान में बहुत घबराहट है, सरकार भी और आवाम भी। वजह उनकी कृषि और पानी की सुरक्षा सीधे तौर पर इन्हीं नदियों से जुड़ी हुई है। तो अगर भारत अपनी इन दोनों विद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाता है, यानी डैम बनाता है, तो ऐसी स्थिति में डैम पर पानी रोका जाएगा,
उस लिहाज से चूंकि ये 60 साल से बांध पूरे ही नहीं हुए, तो जाहिर सी बात है कि पानी आता था, बांध में रुकता नहीं था और आगे बढ़ जाता था, जिसका फायदा पाकिस्तान को मिल रहा था। लेकिन अब भारत अपनी परियोजनाओं को न सिर्फ तेजी से पूरा कर रहा है, बल्कि इस बात को भी पुख्ता तौर पर मजबूत कर रहा है, पुख्ता कर रहा है कि जिस पानी की आवश्यकता पाकिस्तान को है, उससे कहीं ज्यादा भारत को है। किशन गंगा और रतले परियोजना ये हैं क्या, ये भी हम आपको बताते हैं। ये दोनों परियोजनाएं भारत की जल विद्युत परियोजनाएं हैं और इसके ऊपर लगातार भारत ने पिछले 6 दशक से काम किया है। किशन गंगा जल विद्युत परियोजना 330 मेगावाट की परियोजना है। कश्मीर के बांदीपुरा में किशन गंगा नदी, जो पाकिस्तान में जाकर नीलम नदी कहलाती है, उस पर यह बना हुआ है। ये एक रन फॉर द रिवर परियोजना है, जिसमें पानी को बहुत बड़े जलाशय में रोका नहीं जाता है, पानी लगातार आगे बढ़ता है। इसमें बहते पानी का रुख मोड़कर सुरंग के जरिए बिजली बनाई जाती है। यानी इस बात का भी भारत ने ख्याल किया कि एकदम पड़ोसी पर हमला ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2018 में इसका उद्घाटन किया था। रतले विद्युत परियोजना 850 मेगावाट की विशाल परियोजना है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर यह बनाई जा रही है। इस परियोजना का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और जितनी बिजली यहां पर पैदा होगी वो जम्मू कश्मीर के काम आएगी। अभी बिजली की कमी से पूरा देश, वैसे ही जम्मू कश्मीर भी जूझता है। ये भी एक रन ऑफ द रिवर तकनीक पर आधारित परियोजना है, जिससे पानी सुरंगों के जरिए आगे बढ़ेगा और बिजली पैदा होती रहेगी। जैसा हमने आपको अभी बताया, किशन गंगा के जरिए ये बात इस बात को प्रामाणिक तौर पर सामने लाया गया है कि पाकिस्तान से भारत दुश्मनी ही निभाना चाहता है। ऐसा नहीं है, भारत के पास ऐसी तकनीक है, ऐसे रास्ते हैं जिसके जरिए पाकिस्तान को भी पानी मिले, इस बात को भारत सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन साथ साथ ये भी सुनिश्चित कर रहा है भारत कि पानी और खून दोनों साथ साथ नहीं बह सकते। अब इन परियोजनाओं पर विवाद क्या है, पाकिस्तान क्यों परेशान है, क्यों घबराहट है पाकिस्तान में इन दोनों परियोजनाओं को लेकर, यह बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इसी आधार पर पाकिस्तान सिंधु जल समझौते के तहत झेलम और चिनाब नदियां पाकिस्तान के हिस्से में आती हैं। भारत को इन पर बिजली बनाने के लिए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने का पूरा अधिकार भी है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत इन परियोजनाओं के डिजाइन में हेरफेर कर रहा है और भारत को नदियों के बहाव को नियंत्रित करने या रोकने की इससे ताकत मिल जाएगी। पाकिस्तान को डर है कि इससे उसकी कृषि और जल सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। भारत का स्पष्ट कहना है कि इन दोनों परियोजनाओं का डिजाइन नियमों की पूरी तरीके से अनुकूलता के अनुसार है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है, क्योंकि भारत अब अपनी पश्चिमी नदियों पर अपना पूर्ण नियंत्रण मजबूत कर रहा है। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय अदालतों या पाकिस्तान की तकनीकी आपत्तियों की परवाह किए बगैर इन दोनों परियोजनाओं का विस्तार कर रहा है। ये दोनों पनबिजली परियोजनाएं जैसे ही पूरी होंगी, जम्मू कश्मीर का संकट दूर होगा। किशन गंगा रातले परियोजनाओं में पानी भंडारण की क्षमता को अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जा रहा है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की जो समस्या है वो अब देश दुनिया के सामने है। उसकी अपनी आवाम भी इस बात को समझ रही है कि पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की सेना जिस तरीके की हरकतें भारत के साथ में करती रही, और उससे भी बड़ी बात भारत के हिस्से में है कि पिछले 6 दशक से ये परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। जिस तरीके से इनको पूरी क्षमता के साथ में प्रयोग में आना चाहिए था, वो भी प्रयोग में नहीं आ रही हैं। यानी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ में भी नाइंसाफी हुई है, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से
जम्मू कश्मीर की कम से कम जो बिजली की समस्या है वो दूर होगी। समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान जाने वाली पानी का उपयोग भारत किस तरह से करेगा, ये भी हम आपको बताते हैं। भारत सिंधु नदी तंत्र की नदियों का रुख मोड़ने के लिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स करेगा, यानी नदियों को जोड़ने का काम करेगा। आपस में जोड़ना, कई नहर प्रणालियों पर भारत काम कर रहा है जिससे ये नदियां जोड़ी जाएंगी। इस पानी को जम्मू कश्मीर और राजस्थान के सूखे इलाकों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ नदियों के बहाव और बाढ़ से जुड़े डेटा को साझा करना बंद कर दिया है। तकनीकी और भौगोलिक रूप से भारत अपर रिपेरियन देश है, यानी भारत का हाथ मजबूत है। नदियां पहले भारत से होकर गुजरती हैं, तब पाकिस्तान तक पहुंचती हैं। बांध बनने के बाद भारत सर्दियों में पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। मॉनसून के दौरान अगर पानी ज्यादा बरसा तो पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो सकती है, क्योंकि बांध से पानी छोड़ा जाएगा। तो ये पाकिस्तान को परेशान करने वाली स्थिति बन रही है कि भारत ने अगर पानी रोका तो भी मुसीबत, अगर न रोका तो भी मुसीबत। नदियों का रुख मोड़ने में समय कितना लगेगा ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की इंटरलिंकिंग हो रही है, नदियों को जोड़ा जा रहा है। भारत अगले 2 वर्ष में पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी का प्रवाह मोड़ने की तैयारी कर रहा है। राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों तक ले जाने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहर भी बनाई जा रही है। 2-3 साल का समय इसके निर्माण में लगेगा और एक बार ये बन गई तो सरकार का लक्ष्य है कि ये महा उपहार लोकसभा चुनाव से पहले अगर वो दे पाई तो फिर उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, यानी सरकार अपनी रणनीति में कामयाब हो जाएगी। राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों तक 113 किलोमीटर की जो लंबी नहर बनाई जा रही है, ये राजस्थान के एक बहुत बड़े भूभाग का सूखा खत्म कर देगी। अब इस पूरी परियोजना का जो बजट है, जो लागत है, वो कितनी है ये भी हम आपको बताते हैं। चिनाब नदी प्रणाली के से पानी के डायवर्जन के लिए 8.7 किलोमीटर लंबी इंटर बेसिन टनल परियोजना पर काम जारी है। इस परियोजना की तात्कालिक लागत 2600 करोड़ रुपया है। आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि इसकी कीमत बढ़े। रावी और ब्यास जैसी पूर्वी नदियों के जो पानी का हिस्सा पाकिस्तान बह जाता था, उसे रोकने के लिए बनाए जा रहे बांध और सिंचाई प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 5,850 करोड़ से अधिक है। इसमें 4,892 करोड़ की लागत लग रही। नदियों को जोड़ने और नहरों का पूरा जो जाल है उसको बिछाने का ये खर्च है। रिवर लिंकिंग मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आ रहा है ताकि जल्दी से जल्दी इसको पूरा किया जा सके। उदाहरण के तौर पर इसी तर्ज पर बन रहे केन बेतवा लिंक का बजट 44,605 करोड़ रुपया। सिंधु नदियों का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ने की कोशिश लगातार भारत की तरफ से हो रही है। 50,000 से 80,000 करोड़ रुपए का कुल निवेश होने की इसमें संभावना है। चिनाब नदी प्रणाली से डायवर्जन के लिए 8.7 किलोमीटर लंबी नहर, जैसा हमने आपको बताया, तो ये अपने आप में बड़ा हिस्सा है भारत की तरफ से, बड़ी परियोजना है भारत की ओर से, जिससे न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि जहां जहां से कैनाल गुजरेगी वहां से गुजरते हुए राजस्थान के एक बहुत बड़े सूखाग्रस्त इलाके को ये हरा भरा करने में सक्षम होगी। इससे 2 चीजें होंगी। आमतौर पर जम्मू कश्मीर अपनी तरह से भारत से विलग ही माना जाता था या विलग ही रहता था जब तक धारा 370 नहीं हटी थी। अब जम्मू कश्मीर शेष भारत से सहयोग लेता था, लेकिन वो अब ऐसी स्थिति में आ रहा है जहां ना सिर्फ वो पाकिस्तान को
उसके लिए माकूल जवाब देने की स्थिति में होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर की परियोजना से शेष भारत को भी लाभ दिखाई देगा। लोभ मूल सब मुइन करहा, विगत जाने कछु संशय न। अर्थात लोभ ही समस्त पापों और बुराइयों की जड़ है, इसमें कोई संदेह नहीं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद गर्भगृह के जो चोरी के मामले सामने आए, ये मामला वर्तमान में पूरे देश में न सिर्फ सुर्खियां बटोर रहा है, बल्कि राजनीति के केंद्र में भी आ चुका है। ये महज एक साधारण चोरी नहीं, बल्कि देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और समर्पण के साथ हुआ एक संगठित विश्वासघात है। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पूरे सिंडिकेट पर अब पुलिस की नजर है। कई चेहरों को वो सामने लाने की कोशिश कर रही है। परतें उघाड़ी जा रही हैं ताकि नीरछीर हो सके, ये समझा जा सके कि आखिर ये खेल कब से चल रहा था और कितना बड़ा है। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच मंदिर ट्रस्ट ने 6 जुलाई को एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। पहले ये बैठक 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे समय से पहले बुलाया गया है। बैठक का उद्देश्य क्या है, यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिफोर टाइम अगर यह बैठक हो रही है, मंदिर चढ़ावे के हेरफेर के आरोपों के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चंपत राय का इस्तीफा हुआ है। ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी अपने पदों से इस्तीफे की पेशकश की थी। ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक किसी भी पदाधिकारी का इस्तीफा स्वीकार करने का जो अधिकार है वो ट्रस्ट के ही पास है, और ऐसी स्थिति में जो ट्रस्ट की बैठक है उसी से ये चीज तय होगी। उन्हें हटाने के लिए ट्रस्ट के सदस्यों का 2/3 बहुमत भी अनिवार्य है, जिस पर इस बैठक में मतदान होगा या फिर कोई निर्णय लिया जाएगा। एसआईटी की शुरुआती जांच में जिस तरीके की बातें सामने आई हैं, उसके बाद ट्रस्ट आगे के लिए ठोस कार्रवाई भी तय करेगा। बैठक में वर्ष 2025-26 के आय व्यय के विवरण और बैलेंस शीट को पेश किया जाएगा। पुनर्गठन की भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। ट्रस्ट के इस विवाद के बाद संगठनात्मक ढांचे में बड़े फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। बैठक में सीईओ की नियुक्ति के प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। मंदिर चढ़ावे के हेरफेर के आरोपों के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चंपत राय जो महासचिव, उन्होंने इस्तीफा दिया था। बड़ी चीज यह है कि जो सीईओ के पद की एक मांग हो रही है, ट्रस्ट में फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे इस ट्रस्ट में किसी सीईओ की तैनाती की जा सके। उसके लिए अमेंड करना होगा इस ट्रस्ट के जो बायलॉज हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उन बायलॉज पर भी चर्चा होगी। इसके साथ साथ पुलिस की जो कार्रवाई है, एसआईटी की जो कार्रवाई है, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, उन सारी चीजों पर इसी बैठक में मंथन किया जाएगा। ये भी हम आपको बता दें कि अयोध्या में बड़ी संख्या में साधु संत महात्मा ऐसे भी हैं जो इस बात की जोर आजमाइश कर रहे हैं या अपनी मांग रख रहे हैं कि ट्रस्ट में किसी भी प्रकार से सीईओ की भर्ती न की जाए, क्योंकि जहां जहां जिन मंदिरों में भारत के पहले से सीईओ तैनात हैं, वहां पर भी अलग अलग मामले सामने आए हैं भ्रष्टाचार के। और सरकारी तंत्र एक बार अगर किसी ट्रस्ट का हो जाता है तो फिर वो कागज पर इतने ज़्यादा मजबूती के साथ में चलते हैं कि अगर अंदर खाने कुछ गड़बड़ हो भी रही होगी तो उसकी पकड़ नहीं हो पाएगी। ये कहना है साधु संतों का। इसके साथ साथ साधु संतों का एक बड़ा खेमा ऐसा भी है जो खुलकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय के समर्थन में आ गया है। चंपत राय ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिस पर 6 जुलाई को जो बैठक होने जा रही है उसमें निर्णय किया जाएगा कि इस्तीफा स्वीकार होगा कि नहीं होगा। संतों ने कहा है कि चंपत राय के चरित्र और निष्ठा पर कोई शक नहीं किया जा सकता, वो निष्कलंक हैं। क्या कहा है संतों ने, सुनिए।
ने यही निर्णय लिया है जो बार बार चंपत राय को दोषी बनाया जा रहा है। उनका कोई दोष नहीं है। एसआईटी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, जांच निष्पक्ष हो रही है। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शीर्ष के बड़े से बड़े नेतृत्व के जितने भी लोग हैं, मोहन भागवत जी से लेकर के जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, वो संगठन के जो लोग हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं कि जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। जब सूर्य का प्रकाश हो जाए तो बल्बों के प्रकाश की कोई जरूरत नहीं। तो आदरणीय दत्ता जी भाई साहब का जो बयान है वो सर्वोपरि है। उनके बयान के बाद हम लोग उनके साथ हैं। बकाया बात रह गई कि चंपत जी भाई साहब की, तो चंपत राय जी, हमको लगता संघ का कोई प्रचारक बेईमान नहीं होता। अगर बेईमान होता तो अपना प्रचार की में अपना धन घर परिवार सब छोड़ के प्रचार की में आया। उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ी, लेकिन फिर भी एसआईटी की जांच हो रही। कोई भी होगा, अगर दोष किसी पे होगा, आदरणीय दत्ता जी भाई साहब ने कहा, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। संघ के वो सर्वोपरि हैं। और राज भी बहुत जल्दी खुलने वाला है, दबेगा नहीं। अगर दही खाएंगे तो ढेकार दही का ही आएगा। तो ऐसे लोग हैं जो इस भावनाओं को अभी तक दफना के रखे हैं, उजागर होने वाला है। लेकिन ऐसे लोग जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस ढंग से टारगेट जो कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से चंपत जी का, ये निंदनीय है। अगर चंपत जी भी अगर इस कार्य में अगर उनका भी हस्त है या वो भी दोषी हैं तो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन चंपत जी को इस तरह से अभी व्यक्तिगत तौर से टारगेट करना अनुचित है। तो साधु संतों ने अपनी बात रखी है। चंपत राय आज से नहीं 1998 से अयोध्या में कारसेवकपुरम में रहा करते थे। जब मंदिर की शिलाओं का निर्माण कार्य चल रहा था उस समय से वो वहीं पे रहते रहे। फिर एक समय ऐसा आया जब अदालत के आदेश के बाद ये ट्रस्ट बना। ट्रस्ट में महासचिव के पद पर उनकी तैनाती हुई। सारी चीज़ें आगे बढ़ती रहीं, लेकिन फिर इस तरीके का जो सिनेरियो बना है जिसमें घपला घोटाला सामने आया है, तो जाहिर सी बात है कि महासचिव और इसके साथ साथ जो अन्य कुछ ट्रस्टियों के नाम सामने आए हैं उसके ऊपर लगातार जांच भी हो रही है, तथ्य सामने भी आ रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये करोड़ों राम भक्तों के त्याग से बना हुआ मंदिर है। ऐसे पवित्र स्थान से दान पात्र से चोरी दंडनीय अपराध है। हिंदू समाज आहत हुआ है। संघ ने मांग की है कि एसआईटी की जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसे कठोर से कठोर सजा मिले। आरएसएस ने हिंदू समाज से इस मुश्किल घड़ी में धैर्य और संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा हिंदू विरोधी ताकतें इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का फायदा उठाकर धर्म समाज हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं। इससे बचना है। तो संघ ने अपनी भूमिका जिस तरीके से सामने रखी है, जो अपनी बात सामने रखी है, वो भी आने वाले समय में इस बात की ओर और ज़्यादा मजबूती के साथ में इशारा कर रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नहीं चाहता कि ऐसे किसी दोषी को छोड़ा जाए जिसने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया है। जो इस पूरे मामले में दोषी हैं उन्हें निश्चित रूप से सजा मिले। सुनिए क्या कहा है दत्तात्रेय होसबोले ने। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से
स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। अयोध्या राम मंदिर चंदा और चढ़ावे के मामले में, चोरी के मामले में आरोपियों को लेकर कई चौंकाने वाले पुलिस पूछताछ में खुलासे भी हो रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है जिस तरीके के खुलासे हाल फिलहाल में हो रहे हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला को 24 घंटे की पुलिस रिमांड पर लिया था, जिसमें उससे करीब 13 घंटे तक कड़ी पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने प्रतापगढ़ से एक विटारा ब्रेजा कार बरामद की है, जिसे चोरी के पैसों से खरीदा गया था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी मंदिर परिसर से बेहद शातिराना तरीके से कैश गायब करते थे। चोरी की गई रकम को लेकर आरोपी सीधे घर नहीं जाते थे, बल्कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर बीकापुर के पास स्थित एक पार्क में सभी इकट्ठा होते थे। वहां आपस में चोरी के पैसों का बंटवारा होता था और इसके बाद एसआईटी की टीम आरोपी अविनाश को सीन रिक्रिएशन के लिए उसी पार्क में लेकर भी गई। तो ये अपने आप में जो जानकारियां सामने आ रही हैं धीरे धीरे हैरान करने के साथ साथ ये भी बता रही हैं कि कितना वेल प्लान था ये पूरा प्रोसेस। चोरी का जो सोना था खास तौर से उसको बिस्कुट में बदलने का भी शक इस समय पुलिस को हो रहा है। आरोपियों ने दान पात्रों से गायब किए गए सोने और चांदी के आभूषणों को गलाकर गोल्ड और सिल्वर बिस्कुट में बदल दिया है, सिल्लियों में बदल दिया है। ये बात भी पुलिस पूछताछ में सामने आई है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आभूषणों की पहचान पूरी तरीके से मिटाई जा सके। पुलिस उन्हें आसानी से ढूंढ भी ना पाए। कई बार ऐसा होता है कि दान पात्र में लोग अपने आभूषण डाल देते हैं। कई जगहों पर छापेमारी के बाद भी जब गायब जेवरात बरामद नहीं हुए, तब पुलिस ने इस एंगल पर जांच शुरू की और काफी हद तक वो इस पूरे मामले में आगे भी बढ़ी है। आरोपियों ने दानपात्र से गायब हुए सोने और चांदी के आभूषणों को गलाकर ये प्लेट्स बनाई हैं, बिस्किट बनाए हैं, जिसके चलते जो आभूषण किसी ने दान किए वो कभी सामने ही ना आ पाए। अब इसमें बड़ी चीज ये भी है कि जो सुनार इन आभूषणों को गला रहे थे और बिस्किट बना रहे थे वो भी अब जांच के दायरे में आएंगे। इसलिए बेहतर है कि वंदे राष्ट्र अगर आप देख रहे हो और आपकी किसी तरीके की इसमें संलिप्तता जाने या अनजाने में हो गई हो तो खुद पहुंच जाएं पुलिस के पास। पुलिस आपको उठाएगी तो तकलीफ ज्यादा देगी। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए लाखों लोग तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में जुटे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तेहरान की। शिया परंपरा के मुताबिक काले कपड़े पहने लोग छाती पीटकर मातम मनाते दिखे। इस दौरान लोगों ने खून बहेगा, अमेरिका मुर्दाबाद, बदला बदला जैसे नारे भी लगाए। तेहरान में 3 जुलाई से खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में शुरू हो गई हैं, जो 9 जुलाई तक चलेंगी। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हालांकि रूस, चीन, भारत और तुर्की जैसे देशों के टॉप लीडर्स ने इससे दूरी बनाकर रखी है। ईरान की तरफ से न्योता आने के बावजूद इन्होंने अपने निचले स्तर के प्रतिनिधियों को भेजा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरान को 1 हफ्ते की मोहलत दी है कि जो कुछ करना है इसी 1 हफ्ते में कर लिया जाए। अंतिम संस्कार में 4 महीने की देर हुई है। ऐसा क्यों हुआ, इस बात को समझिए।
28 फरवरी को जिस हवाई हमले में खामेनेई मारे गए थे, उसी दिन से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया था। ऐसी असुरक्षित स्थितियों में भीड़ जुटाकर अंतिम यात्रा निकालना भारी जनहानि को न्योता देना था। शांति समझौते के बाद बड़े पैमाने पर आज के अंतिम संस्कार आयोजित किया गया। 28 फरवरी को यह घटना हुई और उसके बाद जिस तरीके से एक एक करके ये पूरा युद्ध एक एक दिन आगे बढ़ता रहा, जो युद्ध 5 दिन में खत्म हो रहा था वो पिछले 4-5 महीने से चल रहा है, तो ये स्थितियां थीं। और खामेनेई एक बड़े लीडर थे ईरान के, शियाओं के। उस लिहाज से उनका अंतिम संस्कार परंपरागत तरीके से पूरे रस्मों रिवाज के साथ में हो, इस बात को लेकर के ईरान की चिंता थी। और जो शांति समझौता हुआ उसमें ये भी एक शर्त रखी गई। खामेनेई का अंतिम संस्कार या शक्ति प्रदर्शन, ये भी एक सवाल है। अंतिम संस्कार सिर्फ एक शोक सभा नहीं बल्कि ईरान का अपनी तरह से एक शक्ति प्रदर्शन भी है। इसमें करीब 2 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, जिसमें दुनिया के अलग अलग मुल्क शामिल हैं। करोड़ों लोगों की भीड़ जुटा करके ईरान दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि उसकी ताकत अभी भी चुकी नहीं है। उसकी शासन व्यवस्था और इस्लामिक क्रांति आज भी पूरी तरीके से मजबूत है और वो अपनी धार को और तेज कर रहा है। ये भी एक सवाल है कि संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए मुहर्रम का ही महीना क्यों चुना गया। वैसे भी मातम का ही समय होता है। शिया इस्लाम में ये महीना शोक और शहादत से जुड़ा हुआ है। 7वीं सदी में इमाम हुसैन की शहादत इसी महीने में हुई और इमाम हुसैन शिया धर्म में बेहद अहम दर्जा रखते हैं। खामेनेई का वंश उनसे जुड़ा हुआ माना जाता है। इसी वजह से मुहर्रम के महीने को चुना गया अंतिम संस्कार के तमाम रस्म रिवाज के लिए। यह हुजूम बता रहा है कि ईरान अपनी तरह से खामेनेई के जाने के बाद भी न सिर्फ याद कर रहा है, बल्कि अपने इस सर्वोच्च लीडर के लिए वो अपनी छाती पीटकर, मातम मनाकर दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि उसके आंसू अभी सूखे नहीं हैं। अब ये भी सवाल है कि 4 महीने तक अगर ये रस्म रिवाज नहीं हुए तो खामेनेई के पार्थिव शरीर को किस तरह से रखा गया था, हम आपको बताते हैं। पार्थिव शरीर को फॉरेंसिक मॉर्चरी के रेफ्रिजरेटर में कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। इस्लाम में रासायनिक तरीकों से शव संरक्षित करने की अनुमति नहीं है। शिया इस्लामी परंपरा में युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों में दफन पर देरी हो सकती है। ठंडे तापमान में पार्थिव शरीर सुरक्षित रखने की अनुमति दी जा सकती है। परिवार के अन्य सदस्यों के पार्थिव शरीर भी वहीं पर सुरक्षित रखे गए। केवल खामेनेई नहीं, उनके परिवार के कई सदस्यों की उस हमले में, उस बम के गिरने के बाद जान गई थी। खामेनेई की अंतिम यात्रा 5 शहरों से गुजरेगी। वो भी हम आपको बताते हैं कि ये किन किन ईरान के शहरों से गुजरेगी। तेहरान, अंतिम यात्रा की शुरुआत तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला से होगी। इसके बाद सत्ता के सारे बड़े केंद्र जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद और सेना के मुख्यालय यहीं पर हैं। कोम ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक शिक्षा केंद्र है। यहाँ शिया धर्म के बड़े बड़े मदरसे हैं, जहाँ से कई बड़े धर्मगुरु निकले। यहाँ मौजूद फातिमा मासूमा की दरगाह शिया मुसलमानों के लिए पवित्र स्थलों में गिनी जाती है। करबला शहर शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ इमाम हुसैन की दरगाह है।
इमाम हुसैन की शहादत शिया इतिहास की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। नजफ, इराक का नजफ शहर इमाम अली की दरगाह के लिए मशहूर है। ये दुनिया में शिया धर्म की पढ़ाई और धर्मगुरुओं का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। नजफ। मशहद, अंतिम पड़ाव ईरान का सबसे पवित्र शहर मशहद होगा। खामनेई का जन्म भी मशहद में हुआ था और उनका बचपन भी यहीं बीता, इसलिए उन्हें इसी शहर में दफनाया जाएगा। तो इस तरीके से खामनेई की जो अंतिम यात्रा है वो आगे बढ़ेगी 4-5 शहरों से होते हुए, फिर उनके पैतृक जगह पर ही उन्हें दफन किया जाएगा। भारत का उच्च स्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी इस मौके पर इराक पहुंचा है और भारत की तरफ से खामनेई को श्रद्धांजलि दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन जो बिहार के राज्यपाल हैं, इस कूटनीतिक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे हैं बिहार के राज्यपाल। पवित्रा मार्गरेटा भारत के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं जो इस समय ईरान में हैं। सरकारी स्तर पर भारत की उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारी, इनके साथ एमईए के कुछ वरिष्ठ राजनयिक भी मौजूद हैं जो इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। विपक्षी दलों के प्रमुख राजनेता भी इस अंतिम यात्रा में पहुंचे हैं। कौन कौन है वो भी हम आपको बताते हैं। सलमान खुर्शीद पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं जो गए हैं ईरान। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के मीडिया और पब्लिसिटी विंग के प्रमुख हैं। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पीडीपी की प्रमुख हैं, ये भी ईरान में। प्रतिनिधिमंडल में धार्मिक गुरु आगा सैयद हसन मौसवी अल सफवी शामिल हैं। तो इस लिहाज से चाहे भारत की सरकार हो, चाहे भारत के प्रमुख विपक्षी दल हों, एक प्रतिनिधिमंडल के स्वरूप में ये सभी ईरान गए हैं और वहां पर अयातुल्लाह खामेनी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। खामेनी का 6 दिवसीय राजकीय शोक अंतिम संस्कार केवल एक धार्मिक विदाई नहीं बल्कि मध्य पूर्व के इतिहास की एक बड़ी घटना है। 28 फरवरी को हुए हवाई हमले के बाद युद्ध की विभीषिका और कूटनीतिक गतिरोध को पार करते हुए ईरान ने जिस भव्यता के साथ इस आयोजन को किया है वो उसकी भू राजनीतिक जिजीविषा को भी दर्शाता है, जियोपॉलिटिकल। और तेहरान की सड़कों पर उमड़ा लाखों का जनसैलाब, भारत समेत दुनिया भर के कूटनीतिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि खामेनी का जाना वैश्विक राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित करेगा। अब पूरी दुनिया की नजरें उनके उत्तराधिकारी मुज्तबा खामेनी और ईरान के अगले कूटनीतिक कदमों पर टिकी हैं जो इस अशांत क्षेत्र को भविष्य में शांति या संघर्ष के लिए नई इबारत लिखने की कोशिश करेंगे। ये बताएंगे दुनिया को कि ईरान किस राह पर चलेगा, किस तरह से चलेगा और कितनी देर तक, कितनी दूर तक आगे बढ़ेगा। ये तस्वीरें ईरान की। जिस तरीके से खामेनी नहीं रहे, जिस तरीके की स्थिति ईरान में बनी, अमेरिका, इजराइल जिस तरीके से युद्ध में उलझे, वो अपने आप में दुनिया के लिए भी एक सबक है कि इस तरीके के युद्धों की आमतौर पर कोई परिणति नहीं निकलती। अमेरिका जैसे देश आमतौर पर अपने स्वार्थ के लिए दुनिया को फंसा देते हैं। कई बार कई देशों पर आक्रमण करने के बावजूद अमेरिका के हाथ खाली ही रहे जिन आरोपों के साथ में उसने आक्रमण किया था। ये बात अलग है कि वहां पर या तो तख्तापलट के बाद उसने अपने किसी चुने हुए को बैठा दिया, अपनी मर्जी की सरकारें वहां पर बनवा दी और साथ साथ वैश्विक बाजार में इस बात को भी सुनिश्चित किया
कि उसकी मौजूदगी से उसका लाभ किस तरीके से बढ़ सकता है और बढ़ता रह सकता है। दुनिया के तमाम मुल्क जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं, लेकिन अमेरिका दुनिया का एक ऐसा देश है जो सिर्फ अपने डॉलर, अपनी इकोनॉमी के लिए लड़ता है। बाकी या तो वहां पर जहां उसकी कोशिश होती है या जो उसके हिसाब से नहीं होता है, अपनी मर्जी की सरकार बनवा देता है, वरना वेनेजुएला की तरह उस राष्ट्राध्यक्ष को उठा लेता है। यही अमेरिका है। बाकी हर देश अपने आप में संप्रभु होने की कोशिश करता है, होता भी है, लेकिन कई बार ऐसे भंवर में फंसता है जहां पर बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और दुनिया उस तबाही को देखती है, झेलती है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध में दुनिया ने भी बहुत कुछ भोगा है, आज भी भोग रही है। ईरान से भारत के भी रिश्ते रहे हैं। यही वजह है कि भारत का प्रतिनिधिमंडल ईरान में इस शोक सभा में शामिल है। नमस्कार।